हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आपको पता होगा बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री के लिए हमने क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। भाई इस पेपर का जो नाम है ना वो है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। कल हमारा पहला लेक्चर हुआ था, आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है। भाई बीएससी 4th सेमेस्टर का क्या है सेकंड लेक्चर है। और उसमें हमने बता दिया था पिछले लेक्चर में कि हमारे पास भाई इस सेमेस्टर में 8 यूनिट है। 8 के यूनिट के नाम हमने बताए थे कौन कौन से होने वाली है। उसके बाद जो पहली यूनिट है उसका नाम था हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने कहा था सर सभी यूनिट को ना हम 1 बाय 1 करने वाले, इधर उधर से नहीं उठाएंगे, एक तरफ से चलने वाले हैं। तो पहली यूनिट जो हमारी थी वो थी हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर को जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने कहा था सर एटॉमिक स्ट्रक्चर में ढेर सारे टॉपिक हैं, ये बहुत सारे टॉपिक हैं। और हमने ये कहा था सर ये टॉपिक्स ना हमको तभी समझ में आएंगे जब हमको इनका कुछ ना कुछ बेसिक फंडा अगर हमें पता हो। तो अगर हमें बेसिक्स नहीं पता है तो सर ये टॉपिक समझने में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेंगे। इसलिए हमने क्या किया था भाई, सबसे पहले हमने जाना था एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो भाई पहले हमें एटम के बारे में तो जानना पड़ेगा ना। भाई एटम क्या होता है सर, हमने कहा था एटम के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस, दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यानी कि न्यूक्लियस से बाहर का पार्ट। सर जब हम न्यूक्लियस में अंदर गए थे तो न्यूक्लियस में हमको मिले थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सर न्यूक्लियस में हमको मिले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज था, न्यूट्रॉन न्यूट्रल था हमारा। सर चार्ज कितना था 1 प्रोटॉन पर कूलम में देखें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था। अगर हम उस चार्ज को ईएसयू में काउंट करेंगे तो 4.8 इंटू 10⁻10 ईएसयू में चार्ज हमारा प्रोटॉन पर था। ओके सर, इसके बाद हम बात करें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, अगर इस न्यूक्लियस के बाहर की साइड जाएंगे तो हमको कौन मिलेगा सर, सेल मिलेंगी। सेल का दूसरा नाम हमारा ऑर्बिट था जिसको हमने KLMN से बताया था आपको। उन सेल के अंदर मिलते हैं सबसेल, सबसेल के अंदर मिलते हैं ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर मिलते हैं हमें इलेक्ट्रॉन्स। सर हमने कल सेल क्या होती हैं, उनके अंदर सबसेल कौन कौन सी होती है ये तो जान लिया था। आज का हमारा मेन टॉपिक ये रहेगा, तब तक इसको ना करना कंप्लीट, भाई आगे की चीजें समझ में नहीं आती। तो आज का लेक्चर और हमारा बेसिक फंडे पे रहने वाला है। इसमें हम बहुत सारे कंसेप्ट और बेहतरीन कंसेप्ट समझने वाले हैं। सर सबसेल क्या होती है ये तो पता चल गया। अब सबसेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्बिटल होती हैं, कितनी ऑर्बिटल होती हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज करते हैं या रखते हैं, उन सारी चीजों के जो सवाल हैं उनके जवाब हम आज से जानने वाले हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी जान लिया था भाई जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, उन पर चार्ज क्या है, उनका मास क्या है डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में, चाहे वो मास हम ग्राम की बात करें, चाहे हम किलोग्राम की बात करें, या एटॉमिक मास यूनिट मतलब AMU की बात करें। ओके सर, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। भाई पहले एक बार और बना लेते हैं जो हम पहले बनाए थे। सर क्या बनाए थे, हमने कहा था कि हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें हमारे पास कौन होता है भाई, उस न्यूक्लियस के अंदर कौन होगा, और सर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। सर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, तो ओवरऑल चार्ज तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, बिल्कुल। यानी न्यूक्लियस पर हमारे पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके आगे की कहानी इस न्यूक्लियस के चारों ओर कौन होगा सर, सेल। जैसे पहली सेल हो गई, दूसरी सेल हो गई, तीसरी सेल हो गई, चौथी सेल हो गई, 5वीं हो जाएगी, 6ठी हो जाएगी, 7वीं हो गई। इस तरह से कितनी हो सकती है सर, अनलिमिटेड हो सकते हैं, इनफिनाइट हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एटम। सर एटम का साइज क्या है उस चीज पर डिपेंड करेंगी। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे करते हैं। इसमें हमने जाना था सर ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कौन है, सेल है। जैसे ये पहली सेल है, हमने कहा था सर n=1 हो गए, ठीक है, ये n=2 हो जाएगा, ठीक है, n=3 हो गया, ठीक है, n=4 हो गया, ठीक है। इस तरह से आगे हमारा बढ़ता चला जाएगा, बिल्कुल। जो पहली सेल है उस पहली सेल को हमने नाम दिया था K, दूसरी को L, तीसरी को M, चौथी को N, फिर O, P, Q, R, S, इस तरह से हमारा चलता चला जाएगा, ठीक है। आज थोड़ा सा गला भाई अजीब हो रखा है पर एडजस्ट। आगे हम बात करें, यहां पर हर सेल के अंदर सब सेल पाई जाती है। सर कौन सी सेल में कौन सी सब सेल पाई जाती है, अगर हम बात करें सेल नंबर 1 है, पहली सेल है तो उसमें 1 सब सेल मिलेगी, दूसरी सेल में 2 सब सेल मिलेगी, तीसरी सेल में 3 सब सेल मिलेगी। सर सब सेल कौन कौन सी होती है, S, P, T, F, यही तो 4 होती है, बिल्कुल। अगर हम पहले की बात करें तो हमने जाना था सर 1s होती है, दूसरे में हमारी 2, एक 2s और दूसरी 2p होती है, तीसरे की हमने जाना था सर 3s होती है, 3p होती है,
3d होती है, ठीक है सर। फोर्थ में हमने जाना था, 4s होती है, 4p होती है, 4d होती है और 4f होती है। सर इस तरह से हम जानते गए थे। अब हमारा जो मेन फंडा है वो जानना है सर, ये सब सेल हैं, इनके अंदर जो ऑर्बिटल्स मिलती हैं उन ऑर्बिटल्स के नाम क्या है और उन ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। चलिए सर इस चीज को समझते हैं हम एक विद द हेल्प ऑफ चार्ट में काम करते हैं, चार्ट बनाते हैं। चार्ट कैसे बनाएंगे, इधर एक लाइन हमने कुछ इस तरह से ले ली है, ठीक है सर। यहां पर हम सब सेल्स के नाम लिखेंगे, जो भी हमारे पास सब सेल होगी हम उसका नाम यहां पर लिख लेंगे, ठीक है ना। और इधर हम लिखेंगे ऑर्बिटल्स, उसमें कितनी ऑर्बिटल्स रहेंगी और उनका नाम क्या रहने वाले हैं, ठीक है। बाकी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो लिख लेते हैं। चलिए यहां पर लिख लें एक बार, बिल्कुल। यहां लिखेंगे सब सेल के बारे में, सब सेल कौन कौन सी है, उन सब सेल के अंदर कौन मिलता है भाई, ऑर्बिटल्स। कितनी मिलेंगी, कौन कौन सी मिलेंगी, उनके नाम क्या है। सर यहां पर हम ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, उनमें हमारे कौन रहते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने रहने वाले हैं वो हमको जानना है, ठीक है सर। अच्छा सबको पता होगा हमारे पास कितनी टाइप के सब सेल होते हैं, 4 होती है सर, एस पी डी एफ। अगर मैं आपको बताऊं ऑर्बिटल्स की, हालांकि ऑर्बिटल्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं भाई, ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है तो आपके सिलेबस का पार्ट है। अगर हम बात करें तुम्हारे सिलेबस में आपको दे रखा है कि जो हमारे पास में क्या दे रखा है भाई, देखो शेप ऑफ एसपीडी ऑर्बिटल्स ये पूछ रखा है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स पूछ रखा है, इन सब के बारे में जानने वाले हैं। फिलहाल हम अभी इसका बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास 4 सब सेल होते हैं, एस पी डी एफ। फिलहाल के लिए जान लीजिए भाई, एस के अंदर केवल 1 ऑर्बिटल मिलेगी, ठीक है सर। पी के अंदर आपको 3 ऑर्बिटल्स मिलती हैं, ठीक है सर। डी के अंदर आपको 5 ऑर्बिटल मिलती हैं और एफ में मिलती हैं 7, 1 3 5 7। अगर इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी है, कोई अदर ऑर्बिटल आती भी है, अभी तक कोई ऑर्बिटल ऐसे है नहीं या कोई एटम ऐसा है नहीं जिसमें इन 4 के अलावा कोई 5वीं ऑर्बिटल देखी गई हो। अगर भविष्य में कभी आती है तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी हो जाएगी, 9, देन 11 13, मतलब ऑड वाले आपको क्रम में जाना है। तो 1 3 5 7 ऐसा क्यों होता है ये हम बाद में जानने वाले हैं। इनमें नंबर ऑफ नोड्स कितने पाए जाते हैं उनके बेस पर इनको डिफाइन किया जाता है। चलिए भाई, अगर हम यहां पर बात करें ऑर्बिटल्स की, तो एस ऑर्बिटल में केवल 1 ऑर्बिटल होती है, एस सबसेल में 1 ऑर्बिटल होती है। उस 1 ऑर्बिटल को हम इस तरह से दिखा देते हैं। फिलहाल सर पी में कितनी होंगी, 3, तो 3 को मैं इस तरह से दिखा दूं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। सर डी में कितनी होने वाली है, 5 ऑर्बिटल्स को 1 2 3 4 एंड 5। एफ में कितनी होती है, 7 ऑर्बिटल्स को बनाओगे, 7 को बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऑर्बिटल्स हो गई, ठीक है सर। ये ऑर्बिटल्स हुई, अब इनमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनकी बात में करेंगे। फिलहाल हम जान लेते हैं इनके नाम क्या होंगे। चलिए भाई हम बात करते हैं इनके नाम की। सर एस सबसेल के अंदर तो एक ही ऑर्बिटल है, वही ऑर्बिटल वही सबसेल, इसलिए इसका नाम भी क्या रहता है, एस ही रहता है, इसका कोई भी नाम में चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम पी ऑर्बिटल की, पी सबसेल की बात करें तो पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल मिलती हैं। सर 3 कौन कौन सी ऑर्बिटल मिलती है, उनका स्ट्रक्चर क्या वो तो हम जानने वाले हैं, फिलहाल हम नाम जानने वाले हैं। तो पी में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होती है, नाम होता है पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो भाई पी में कितनी ऑर्बिटल्स मिलेंगी, हमको 3 ऑर्बिटल मिलने वाली है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये इसके एक्सिस के बेस पर इनको नाम दिया गया है। डी की बात करें, डी में कितनी होने वाली है, डी में होने वाली है अपने पास 5। सर 5 के नाम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। एक तो होती है डी एक्स वाई, ठीक है, दूसरी होती है डी वाई जेड, ठीक है, तीसरी होती है डी जेड एक्स। सर आपको पता है एक्स वाई और जेड ये 3 ही तो होती है, बिल्कुल एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होती है। तो फिलहाल हम कैसे गए, ऐसे लिख लेते हैं एक्स वाई और जेड। एक्स से जाओगे वाई पर डी एक्स वाई, वाई से जाओगे जेड पर डी वाई जेड और जेड से जाओगे एक्स पर डी जेड एक्स। डन, ठीक है, ये 3 तो हो गए। इसके अलावा हमारे पास जो 2 ऑर्बिटल है उनका नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
और एक लास्ट होती है डी जेड स्क्वायर। सर ये नाम कहां से आए हैं, ये नाम कहां से आए, इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले, इनको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले, फिलहाल के लिए नाम जानना है, ज्यादा दूर नहीं। अगले लेक्चर में सबसे पहले हम इन्हीं को पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा बेसिक से रिलेट करने वाले हैं। ठीक है सर, इसके बाद अगर हम बात करें एफ ऑर्बिटल्स की, तो एफ ऑर्बिटल कितनी है हमारे पास, 7 है। सर सातों के नाम क्या है ये बता दीजिए भाई, सातों के नाम। एस एक काम करने देखो, एक चीज देखो, अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करूं तो यहां पर कोई भी ना तो एक्स एक्सिस आई है, ना ही वाई एक्सिस आई है, ना ही जेड एक्सिस आई है। आई है? बिल्कुल नहीं आई। सर पी ऑर्बिटल में अगर आप देखोगे तो पी के साथ हमेशा एक एक्सिस आ रही है, या तो एक्स होगी या वाई होगी या जेड होगी। जब आप डी में जाओगे तो यहां पर आपको दो एक्सिस देखने को मिलेंगी, एक्स वाई, वाई जेड या फिर जेड एक्स। इस तरह से आपको कितनी एक्सिस मिलने वाली है, 2। अगर आप एफ में जाओगे तो यहां पर आपको 3 एक्सिस एक साथ मिलने वाली है, और उन तीनों एक्सिस के लिए आपके नाम क्या हो सकते हैं, या तो तीनों एक्स हो सकती है तो हम उसको एफ एक्स क्यू बोल सकते हैं, या तीनों वाई हो सकती है उसको हम एफ वाई क्यू बोल सकते हैं, या तीनों जेड हो सकती हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं, एफ जेड क्यू बोल सकते हैं। या हो सकता है सर तीनों में एक्स वाई जेड तीनों हो तो हम उसको बोल सकते हैं एफ एक्स वाई जेड। सर ये ना अपनी नाम, एक तो इसका नाम हो गया, ये दूसरा इसका हो गया, तीसरा इसका हो गया, चौथा इसका हो गया। अभी अपने पास 3 ऑर्बिटल और बची हैं। अब इन तीनों के नाम कैसे लिखने वो ध्यान से सुन लेना इधर। मैं काम करता हूं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। आपको करना यह है, आपको याद रखना जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं और जहां एक्सिस की बात आती है वहां पर आपका प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है उसको जेड माना जाता है। सर प्रिंसिपल एक्सिस किसको माना जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस होता है जेड। सर अगर मान लीजिए जेड है ही नहीं, जेड अपने पास है ही नहीं, अपने पास तो एक्स और वाई है, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस किसको मानेंगे, अगर जेड है तो जेड ही रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस, अगर जेड नहीं है बाई चांस तो उसके केस में फिर एक्स को राजा बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा, एक्स को। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसके नाम के लिए कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं देखिए सुनिए, हो सकता है इनमें से 3 में से किसी एक को कांस्टेंट करना है, बाकी 2 को कैसे करना है वो ध्यान से सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक्स को कांस्टेंट किया, बचा कौन, वाई और जेड। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी, जेड। अभी फिलहाल देखो किसको हमने कांस्टेंट किया, एक्स को, तो हम यहां पर लिखेंगे बड़े प्यार से एफ एक्स। ठीक है, हमने लिख लिया एफ एक्स। अब एफ एक्स कर लिया, एक्स को कांस्टेंट कर दिया, वाई और जेड में से प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, जेड। तो आपको यहां लिखना है जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां पर नाम क्या हो जा रहा है, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नाम इसका हो जाना है। ठीक है, अभी इसके बाद की कहानी अब यहां देखिए भाई, इसका नाम ये हो गया। अब इस वाली ऑर्बिटल का नाम यहां लिख देते हैं, इस वाली ऑर्बिटल का यहां लिख देते हैं। देखो ध्यान से सुन लेना भैया ना। अब इस वाली ऑर्बिटल का नाम कैसे लिखेंगे, अब जी देखो हमने इसमें x को कॉमन किया, मतलब कांस्टेंट किया, तो जेड स्क्वायर में से वाई स्क्वायर को माइनस कर दिया। अभी हो सकता है सर मैं y को कांस्टेंट कर दूं, अगर मैंने यहां पर किया एफ वाई, अगर मैं y को कांस्टेंट करूंगा तो z और x में से कौन राजा, z, तो हम यहां पर कहेंगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तीसरी कंडीशन, अगर मैं z को ही कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं भाई एफ जेड, तो बचा कौन मेरे पास, x और y। अब x और y में से कौन प्रिंसिपल एक्सिस की तरह काम करेगा, सर काम करेगा अपना x, इसलिए हम कहेंगे एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो गए हमारे नेम ऑफ द ऑल द ऑर्बिटल्स, ऑल द ऑर्बिटल्स, जितनी भी हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं सबके नेम हो गए, चाहे वो s हो या p हो या d हो या f ऑर्बिटल्स हो। ठीक है, अब बात आती है सर, अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर आपको पता हो, आपने इससे पहले बहुत बार पढ़ा होगा, सर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 2। तो सर s में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हम कहेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सर p में कितने रहेंगे, हम कहेंगे सर 6 इलेक्ट्रॉन। क्यों सर 6 इलेक्ट्रॉन क्यों रहेंगे, जरा बताइए 6 इलेक्ट्रॉन क्यों रहेंगे भाई, एक ऑर्बिटल में 2 रहते हैं ना, तो इसके पास कितनी होगी, 3 होगी, 3 में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। सर डी में इसका मतलब 10 आ जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, डी में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं क्योंकि देयर इज 5 ऑर्बिटल्स। इन एफ सबसेल देयर इज 7 ऑर्बिटल्स, दैट्स व्हाई द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इज 14 इलेक्ट्रॉन्स हमारे एफ में रह सकते हैं, F1 से लेकर F14 तक।
आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा हमें एक कंसेप्ट और जानना है सर, एक कंसेप्ट और जानना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मली हर किसी को नहीं पता होता, लेकिन मैं आपको वो कंसेप्ट बताने वाला हूं। अगर आपको पता हो तो आप भी कमेंट कर सकते हो। हालांकि मैं यहां पर एक क्वेश्चन ये है हमारा कि आपको पता भी एक ऑर्बिटल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे मान लीजिए अब 2 इलेक्ट्रॉन तो रहते हैं पर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और उन दोनों को लिखने का भी तरीका होता भी, दोनों को लिखने का तरीका, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे तो दूसरा ऐसे। क्या सर हम ऐसे लिख सकते हैं? हम कहेंगे सर ये तो सही होता है, लेकिन ये हमारा सही नहीं होता है। जो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अलग अलग होना चाहिए। क्यों सर? अगर सेम स्पिन में रख दें तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे क्यों नहीं भरा जाता है, ऐसे ही क्यों भरा जाता है, इसका रीजन हम जानना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप नॉर्मली बुक्स में भी खोजोगे तो नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैं इसका रीजन बता रहा हूं आपको, तो समझ लेना भाई कैसे होता है। इसको ना हम इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। देखो दोनों कंडीशंस को समझेंगे। देखिए भाई मैंने क्या किया, मैंने एक यहां पर ऑर्बिटल ले रखी है जिसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज पर रखा है। दूसरी ऑर्बिटल मैंने यहां ले ली और इसमें कंडीशन में मैंने ये कर दिया सर दोनों इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन के साथ मैंने फिलअप किया है। सर कंडीशन कुछ ऐसे लग रही है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ओके, दूसरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास ये है, ठीक है। अभी भाई हर एक इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने के साथ साथ उसके पास एक और रोटेशन होता है जिससे वो अपनी एक्सिस पर घूमता है। जैसे पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी क्या करती है, अपनी जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाती है जिससे हमारे मौसम बदलते हैं, साल बदलते हैं ना, लेकिन वो अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर भी क्या करती है, घूमती रहती है हमारी पृथ्वी। उसको हम बोलते हैं स्पिन। क्या बोलेंगे उसको हम? स्पिन बोलते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, ऐसे समझने की कोशिश करो, जैसे न्यूक्लियस है, इन सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस तरह से घूमता है। इस तरह से घूमने के साथ साथ अपनी एक्सिस पर भी घूमता जाता है। भाई सेल में तो घूम रहा है, अपनी एक्सिस पर भी घूम रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं स्पिन भी करता है। सर स्पिन करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी कोई ना कोई तो एक्सिस होगी। बिल्कुल सही बात है। सर मान लीजिए ये इसकी एक्सिस होगी, ये इसकी एक्सिस होगी, दूसरा वाला ना उसकी स्पिन उल्टी है, इसलिए मैं उसके एक्सिस को इस तरह से बना देता हूं। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर दिए, एक ऑर्बिटल में रख दिए हैं। मतलब एक की स्पिन कुछ इस तरह से है तो दूसरे की स्पिन कुछ इस तरह से है। ठीक है, ओके। अभी हम एक काम करते हैं, भाई क्या करते हैं, एक और ऑर्बिटल को लो, बस यहां पर एक अंतर आपको करना है। और वो अंतर क्या करना है भाई, वो अंतर हमें ये करना है कि दोनों के स्पिन को क्या कर देना है हमें, सेम। दोनों के स्पिन को क्या कर देना है हमें, सेम कर देना। ये इधर घूम रहा है, ये भी इधर घूम रहा है। इसमें एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इसमें दोनों ही सेम डायरेक्शन में हमने कर दिए। सर ऐसा करने से प्रॉब्लम क्या हो रही है ये बता दीजिए। ये वाला सही आप बता रहे हो, ये सही है, वो गलत है, ऐसा क्यों? तो वही हम रीजन जानने वाले हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा ना फिजिक्स के टच में जाना पड़ेगा। सर फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी? फिजिक्स पढ़नी नहीं, बस एक रूल है, वो एक रूल अगर हमने समझ लिया तो हमें इसका एक्चुअल रीजन समझ में आ जाएगा। सर वो रूल कौन सा बताइए? वो रूल है हमारा कौन सा भाई, राइट हैंड, वो रूल है हमारा राइट हैंड थंब रूल। कौन सा है? राइट हैंड थंब रूल है। सर राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, क्या सुना है कभी? सुना तो लग रहा है। सर राइट हैंड थंब रूल के एक्चुअल में कई सारे रूल होते हैं, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल। हम केवल यहां पर 2 रूल के बारे में बताने वाला हूं, उसके बाद चीजें खुद ही आप समझ जाओगे, क्योंकि हमारे काम की भी वही है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक तो हम स्ट्रेट वायर लेते हैं। क्या ले लिया हमने? स्ट्रेट वायर। और एक हम लेंगे कॉइल वायर। कॉइल मतलब आपका, अभी आपको समझ में आ जाएगी कॉइल वायर किस तरह से, और स्ट्रेट वायर मतलब किस तरह से। ठीक है, एक तो हम लेंगे एक क्या, स्ट्रेट वायर, ठीक है। दूसरा हम लेंगे यहां पर कॉइल, मतलब ये हमारा स्ट्रेट वायर जा रहा है, कॉइल में कुछ इस तरह से हमारा
वायर इसके ऊपर घूम रहा होगा कुछ इस तरह से, मतलब इसके चारों ओर इस तरह से कॉइल बना रखी है हमने, ठीक है। अब इन दोनों के केस में होता क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास तार है, ये हमारे पास तार है और इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया। अब इलेक्ट्रिसिटी अगर इस तरह से जा रही है, मान लीजिए करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो भाई एक चीज याद रखना, कोई भी चीज अगर करंट है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां करंट भी होगा। ये दोनों चीजें हमारी एक साथ रहती हैं। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो स्पिन कर रहा है या घूम रहा है, तो वहां पर करंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर रहते हैं। ये कौन कहता है सर, ये राइट हैंड थंब रूल भी कहता है। ये कहता है, मान लीजिए हमने सीधी सीधी वायर ले ली, ये मेरी वायर है सीधी सीधी, है ना। अगर यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, बदर सीधे हाथ है ना, ये है राइट हैंड हमारा। थंब रूल मतलब कुछ इस तरह से, इसमें अंगूठे को सीधा रखना है, उंगलियां इस तरह से, दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री, लेकिन उंगलियां सीधी ना रह कर्ल करनी है आपको, फिंगर कर्ल्स करनी है। फिंगर कर्ल्स का मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है, अगर ये स्ट्रेट वायर वाला रूल हमारा ये कहता है, अगर आपकी स्ट्रेट वायर है उसमें करंट सीधा सीधा जा रहा है, तो ये थंब है ना, थंब, ये आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को बताता है। किसको बताएगा भाई, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को। तो जो मैग्नेटिक कंपोनेंट होगा वो इसके क्या होगा भाई, वो इसके बिल्कुल 90 डिग्री पर होगा, यहां पर होगा इसका मैग्नेटिक कंपोनेंट इन ए स्ट्रेट वायर। मतलब करंट ऐसे जा रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके चारों ओर कुछ इस तरह से घूमेगा। जैसे सपोज ये है, ये वायर है मेरा, करंट इस तरह से जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, इसके चारों ओर कुछ इस तरह से घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड। देखो थंब इधर, फिंगर कर्ल्स यूं, तो इस तरह से जा रहा है 90 डिग्री पर। तो सीधा सीधा एक तो ये होता हमारा बात स्ट्रेट वायर के लिए। लेकिन अगर हम बात करें कॉइल की, तो वहां पर क्या होता है सर, अगर कॉइल में बात करें तो जो करंट है वो सीधा तो नहीं जा रहा ना, वो क्या कर रहा है भाई, इस तरह से घूमते घूमते जा रहा है। तो अगर करंट इस तरह से घूमता है तो यहां पर एक चीज होती है, यहां पर क्या था भाई, जो हमारा थंब था, जो हमारे पास थंब होता है, वो थंब क्या बताता है हमारा, वो थंब बताता है हमारा किस चीज को, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को। बाकी फिंगर कर्ल्स किसको बताएंगे, मैग्नेटिक कंपोनेंट को। यहां हो जाता है अपोजिट, हम बात करें सर थंब की, यहां पर थंब बताता है हमारा मैग्नेटिक कंपोनेंट को और बाकी फिंगर कर्ल्स बताती है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मतलब बिजली अगर ऐसे जा रही है तो ऊपर की साइड कौन होगा हमारा, भाई, ऊपर या नीचे हम बोल सकते हैं इस तरह से, यहां पर मैग्नेटिक कंपोनेंट होगा और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इसका कहां पर होगा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहां होगा इसका, इसके राइट हैंड डिग्री पर होगा ना। तो इस तरह से मैग्नेटिक कंपोनेंट इधर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, क्योंकि ऐसे ही तो बिजली भागेगी, इस तरह से जाएगी। तो जब बिजली ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, तो मैग्नेटिक कंपोनेंट उसके 90 डिग्री पर होगा। सर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, हम कहना सर ऐसा बता ही क्यों रहे, ये बता दो भाई। हम इसलिए बता रहे हैं, हम जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन जो है भाई उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। और इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर घूमता भी है, मतलब घूमता है तो स्पिन भी करता है। अगर स्पिन करेगा, चार्ज भी है, तो सर इसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होगा। सपोज सर अगर इसकी बात करें, मेरा इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है, सर ये तो कॉइल की तरह घूम रहा है, बिल्कुल सही बात है। अगर ये कॉइल की तरह घूम रहा है तो फिंगर कर्ल्स मेरे क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो ये अंगूठा क्या बताएगा, मेरा थंब क्या बताएगा, मैग्नेटिक कंपोनेंट। सर ये इस तरह से घूमता है, तो अगर मैं स्पेशली बात करूं इलेक्ट्रॉन के लिए, या नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन में अगर हमारा अंगूठा ऊपर जा रहा है तो अंगूठे की साइड आपका नॉर्थ पोल रहता है, बाकी नीचे की साइड आपका साउथ पोल रहता है। सर ये ऐसे घूम रहा था तो ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। अगर इसकी स्पिन को मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं ऐसे घुमाता हूं तो ऐसे घुमाने पर नीचे नॉर्थ पोल आ जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा साउथ पोल। बिल्कुल सही बात है। सर आगे वाली कहानी करना, ये इस तरह से घूम रहा है सर, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल, फिर से ये भी वो ऐसे घूम रहा है, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल। सर हम बचपन से एक चीज तो हमें पता होती है, बाकी कुछ पता हो ना हो, लेकिन हमें ये जरूर पता होता है सर हमेशा नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। हमेशा नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है।
और सर अट्रैक्शन होगा तो हमको ये तो पता है सर यहां नॉर्थ है यहां साउथ है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन एक ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों का स्पिन सेम कर दिया जाए, क्या ये दोनों एक साथ रह पाएंगे? हम कहेंगे सर मर मिट जाएंगे, लेकिन एक साथ बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इनमें क्या लगेगा, भयंकर टाइप का रिपल्सन लगेगा, जिसकी वजह से एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ नहीं रह सकते, वो उनको डेफिनेटली विद अपोजिट स्पिन के साथ ही रहना पड़ेगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। अगर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको अगले लेक्चर में जरूर आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी इधर देख लीजिए भाई, अभी तक इस यूनिट का मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो भी बेसिक्स मुझे पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया है। अब 1 बाय 1 जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं सबको हम करने वाले हैं अगले लेक्चर से। तो चलिए फिर अभी इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी, एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। यूनिट हमारी सेम रहने वाली एटॉमिक स्ट्रक्चर। बस आपको एक काम करना है, लेक्चर को शेयर करना है जहां हो सकता है वहां तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।